Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So, dear student, today we're going to talk about John Donne as a metaphysical poet, and we will be looking at different aspects of his personality, his life, his journey, his spiritual journey, his religious journey. All right, and then we also talking about uh, different characteristics of metaphysical poet. So, what does it mean by metaphysical? So, we're looking at these aspects in this lecture, inshallah. So, let me share the screen with you. Uh, if you, all right, so here we are. All right, so John Donne and metaphysical poetry. Okay, metaphysical poets is the name given to diverse group of 17th century English poets. So these metaphysical poets, they were famous for their intellectual tendency and theological concepts. So they brought into the poetry the concept of theology and intellectual uh, capacity or ability in their poetry. तो इन्होंने अपने उस दौर की जो इंटेलेक्चुअल, आप कह लें कि जो कैपेसिटी थी, जो प्रोवेस थी, जो एबिलिटीज़ थी, और मज़हब को इन्होंने जो है वो उसकी उसकी सिंक्रोनाइजेशन की और उसको उन कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने अपनी पोइट्री में इस्तेमाल किया. सो दे वर famous for surprising conceits. So they have used different conceits in a very surprising way. Conceits are far-fetched analogies. For example, the comparison uh, of of two things of that are hardly um comparable. All right, so you cannot compare one thing with the another, but they, by violence, by their artistic prowess, they have made those comparison between different things. तो उन्होंने जो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी, इम्पॉसिबल आइडियाज़ को, इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स को, दे ट्राई टू कंपेयर दोज आइडियाज़. ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कंसीट्स का उन्होंने इस्तेमाल किया है. फैंसीफुल सपोजिशन, ठीक है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने, ठीक है, जो माइंड परसीव नहीं कर सकता या सोचा नहीं जा सकता, दे दे ट्राई टू लिंक दोज आइडियाज़ एंड दे ट्राई टू कंपेयर दोज आइडियाज़ विद ईच अदर. ये इनकी एक करेक्टरिस्टिक सी जो इनकी पोइट्री में पाई जाती है. अब इसकी द एग्जाम्पल विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड्स कि ये कंसीट्स क्या है और पोइट्री में किस तरह कंसीट का इस्तेमाल किया गया है. Then they are also famous for strange paradoxes. So they have used paradoxical statements in their poetry. Paradox mean contradictory statement, a statement that contradict one each other. For example, if there is something in this in the sentence, and quite opposite, there is another part of that sentence, and they both part are contradicted to each other. All right, so they are contradicting each other. But if we look at that statement as a whole, so that statement does make sense. अगर हम उसको स्टेटमेंट को पूरी तरह एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि नहीं, दो दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, बट दे मेक सेंस. अगरचे लग रहा होगा कि ये स्टेटमेंट जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन जब आप उनको पढ़ते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, देन यू गेट द आइडिया दैट कि ये कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं. सो मेटाफिजिकल पोएट्स, दे हैव मेड जुडिशियस यूज ऑफ स्ट्रेंज पैराडॉक्सेस. उन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर बहुत सारा पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है. सो वन एग्जांपल इज गिवन हियर, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. अब देखें, अब ये लग रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि पेन जो है वो तलवार से कैसे ताकतवर हो सकता है. सोर्ड इज सोर्ड, ठीक है, दैट इज मेड ऑफ मेटल, दैट हैज मोर स्ट्रेंथ एंड दैट हैज मोर पावर. पेन, एज कंपेयर टू पेन, पेन इज नथिंग. ठीक है, दैट इज फ्रजाइल, वीक, वो तो इजीली ब्रोकन हो सकता है. ठीक है, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को
एज अ होल इसको अंडरस्टैंड करें, इसको डाइसेक्ट करें, एनालाइज करें, तो हमें पता चलता है कि जो कलम की जो ताकत है वो वाकई तलवार से ज़्यादा होती है, ठीक है। बाय यूजिंग पेन यू कैन चेंज द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल, ऑलराइट। आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं, ठीक है, अल्फाज के इस्तेमाल से, पेन का इस्तेमाल करते हुए। सो लग रहा है ऐसे कि पेन और sword का देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन पेन एंड sword, but if you look at the bigger picture, if you look at it metaphorically, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, the concept is true, ऐसे ही होता है। तो इसमें उन्होंने paradoxical statements का इस्तेमाल किया है, far fetched imagery का इस्तेमाल किया हुआ, unbelievable जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अनबिलीवेबल रिलेशनशिप का उनका इस्तेमाल किया, अनलाइकली रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप दैट कैन नॉट बी एग्जिस्टेड, उन्होंने क्या किया, उसको उन इमेजरी को, उन कॉन्सेप्ट्स को लेके आए, यानी ऐसी चीज़ें जो हम सोच नहीं सकते, ऐसी चीज़ें जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं बनता, उनका उन्होंने इस्तेमाल किया। इसकी एग्जांपल भी हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट पोइट्री की हम वो लेंगे, तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं, उन्होंने उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सेलेंट फीचर्स हैं, दैट दे यूज सरप्राइजिंग कंसीट्स, दे आर फेमस फॉर स्ट्रेंज पैराडॉक्सिक्स, ऑलराइट, एंड दे यूज फार फेच्ड इमेजरी। Okay, metaphysics is the field or branch of philosophy that deals with knowledge and question of existence. जो एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है और नॉलेज क्या होता है, ओरिजिन, बर्थ ऑफ नॉलेज, इसको जो है डील करती है। अच्छा, देयर आर मेनी मेटाफिजिकल पोइट्स लाइक जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन, एंड्रू मॉर्वेल, इब्राहिम कॉले, बट द मोस्ट द लीडिंग वन इज जॉन डन, जो सबसे फेमस है, ठीक है। जो लीडिंग है इनमें वो जॉन डन ही है, ठीक है। दो वी फाइंड डिफरेंट मेटाफिजिकल पोइट इन मेटाफिजिकल पोइट्री, बट जॉन डन is at the highest pedestal, all right, there's no match of his poetry, ठीक है। इसकी पोइट्री जो मेटाफिजिकल पोइट्री इसने लिखी है, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई मैच नहीं है, all right, all right, so now you have got a little bit idea of what is metaphysical poetry, all right. Now let's explore John Donne, and let's talk about who was he and what he did, and the different aspects of his poetical और रिलीजियस जर्नी, हम उसकी पॉलिटिकल, रिलीजियस, पोइटिक सारी जर्नी को हम अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि व्हाट काइंड ऑफ माइंड ही हैज़ एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी डज ही हैव, किस किस्म का बंदा था, क्या उसकी शख्सियत थी, एंड व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस ही हैज़ ऑन हिज पर्सनालिटी, ऑन हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी में उसके क्या कॉन्सेप्ट से क्या इन्फ्लुएंसेस थे, और क्या इन्फ्लुएंसेस थे, और उसकी जो जो कॉन्सेप्ट्स थे वो बनने में कौन कौन से इवेंट्स और इंसिडेंट्स ने जो है ना वो एक आपके लिए एक रोल अदा किया। ऑलराइट, सो इफ वी okay, so he was born in 1572 and died in 1631, so that's the era, ये जो एज है, ये द एज ऑफ डॉन comprises of the last decade of 16th century and the early decades of 17th century. So his life, his age comprises of 16th century and 17th century, दोनों सदियां इसकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। ओके, 16th सेंचुरी इज कॉल्ड एलिजाबेथन एज, ये आपको पता है, एज ऑफ शेक्सपियर जो है, ठीक है, वो एज है, वो 16th सेंचुरी एज है, ठीक है। और एलिजाबेथन एज जो है वो क्वीन एलिजाबेथ की वजह से उसे कहा जाता है, ठीक है। और उसकी जो जो रेन है वो 1558 से 1603 तक वो उसका रेन है, उसकी हुकूमत रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास 17th सेंचुरी में क्या था, इसे जैकोबियन एज भी कहते हैं, और ये रेन जो जेम्स वन का जो रेन है स्टार्ट होता है 1603 से 1625। सो ये जो अकेले एज है जॉन डन की, ठीक है, यानी इसके अंदर एलिजाबेथन एज के कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएंगे, मिलेंगे, ठीक है। और इसकी पोइट्री में, इसके वर्क में आपको
जो जैकोबियन एज है, जो जेम्स का जो रेन है, जो दौर है, एरा है, उसकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आपको यहाँ से मिलेंगे। ऑलराइट, okay, so there is another important point in Shakespeare, in sorry, in John Donne's poetry, and that was gunpowder plot. Gunpowder plot basically happened in 1605. Actually, it couldn't materialize. ये एक conspiracy थी that was hatched to blow up parliament and to kill the king. But ये हो नहीं सका था. Okay, just a moment, please. All right, sorry for the interruption. All right, so gunpowder plot was hatched to kill the king and his family, and even to blow up the whole parliament. So, who was the conspirators? The English Catholics. The English Catholics, जो थे, there were two different sects in Christianity, the Protestants and Catholics. तो जब एलिजाबेथन एज आई, एलिजाबेथन एज जो थी उसके अंदर जो प्रोटेस्टेंट्स थे, जो प्रोटेस्टेंट, जो इनका एक क्या सेक्ट है, जो एक इनका स्कूल ऑफ थॉट है क्रिश्चियनिटी का, दे गॉट पावर, उनको इख्तियार मिल गए, दे गॉट अथॉरिटी एंड पावर इन द पार्लियामेंट। और तो उन्होंने फिर क्या किया, इंग्लिश कैथोलिक्स के लिए कुछ रूल्स बनाए, कुछ सख्तियाँ की, ठीक है, कुछ उनके रिलेशनशिप, उन पर कुछ पाबंदियाँ लगा दी गई। तो जो कैथोलिक्स थे वो इसके अगेंस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, तो फिर कुछ डाई हार्ड कुछ इंग्लिश कैथोलिक्स थे, सो दे हैश्ड कॉन्स्पिरेसी। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह काम नहीं चलना। उन्होंने कहा कि हम ये करते हैं कि जितने भी रोमन कैथोलिक हैं, जो सॉरी ये जो जितने भी ये जो पार्लियामेंट के लोग हैं, जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, और किंग है, उसकी फैमिली है, सो इफ़ वी किल देम, so we can get Catholicism and we will be able to restore Catholicism। तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम जो कैथोलिक जो सेक्ट है उसको हम दोबारा से रिवाइव कर सकें। सो दैट वाज गन पाउडर प्लॉट, बट एक्चुअली इट कुडंट हैपन, ये ना हो सका, बिकॉज ये जो सीक्रेट था ये अनअर्थ हो गया। ये किसी ने इसका भांडा फोड़ दिया इस पूरी प्लान का, और जो है ये गन पाउडर प्लॉट ना हो सका, ठीक है। लेकिन ये भी एक, आप कह लें कि इम्पोर्टेंट इवेंट था गन पाउडर प्लॉट का, that conspirators they decided to kill the parliament, the king and his family। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको पोइट्री में, प्रोज में नजर आएगा, ठीक है। Okay, so John Donne was not only a poet but he was also a priest, he was a preacher, ठीक है। ये priest भी था, जिसे हम पादरी भी कहते हैं, ठीक है, फादर जिसको कहते हैं। So he wasn't a poet only, he was a priest as well, and he was famous for his spellbound sermon। खुतबे दिया करता था और इसके लिए बड़ा मशहूर था, ठीक है। इसके जो sermons हैं, more than 160 sermons he has delivered, and he is famous for that। Okay, he studied in Oxford, Cambridge, and he also studied law in Lincoln College, London। तो ये different universities के अंदर, different colleges के अंदर इसने different education जो है वो ली है।
So his first job was as a private secretary to Sir Thomas Egerton. So his first job was to was with Sir Thomas Egerton as private secretary. All right, and when he was dismissed from that job as a private secretary, he did uh, work as a lawyer फॉर द टाइम बिंग, कुछ लम्हे के कुछ वक्त के लिए इसने लॉजर के तौर पर भी काम किया है. ऑलराइट, सो ही रोड डिवाइन पोइम्स एंड लव पोइम्स. डिवाइन पोइम्स जिसे हम सरमन्स कहते हैं, ठीक है, हॉली सोनेट्स कहते हैं, वो इसने लिखी हैं. और लव पोइम्स, ठीक है, सेकुलर भी लिखी हैं, लव पोइम्स भी लिखी हैं, ठीक है. ये इसने दो इसका मेजर जो पोइम्स है. इसकी जो फेमस पोइम्स है, एनिवर्सरीज एंड एनाटॉमी ऑफ द वर्ड, ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, ये इसकी फेमस पोइम्स है. ओके, इसका फेमस प्रोज वर्क जो है वो है बायोथेनाटोस, ठीक है, बायोथेनाटोस. ये इसका ये टाइटल है, ठीक है. ये प्रोज वर्क है, ठीक है, यानी नसर नगारी है, पोइट्री नहीं है, प्रोज वर्क है. और द थीम ऑफ दिस प्रोज वर्क इज टू जस्टिफाई एंड डाइसेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सुसाइड. खुदकुशी को उसने समहाउ जस्टिफाई करने की कोशिश की है और उसको कॉन्सेप्ट को डाइसेक्ट किया है, रिवील किया है, ठीक है, डिग किया है, डिग आउट किया है कि ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है. ये इसका फेमस प्रोज वर्क है. Okay, his last sermon is also very famous. The last sermon is Death Dole. All right, Death's Dole. यानी लड़ाई, यानी मौत के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा, कॉन्टेस्टेंट, एक कॉन्टेस्ट हुआ और उसमें एक कॉन्टेस्टेंट जो था वो खुद जॉन डन था, ठीक है. तो इसका जो लास्ट सरमन था वो मौत के बारे में था. और आफ्टर सम डेज ही वाज डाइड, यानी इसने जब आखिरी खुतबा दिया और वो मौत की के साथ अब उसकी एक जो फाइट है, जो लड़ाई है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको उसने एक्सप्लेन किया. और उसके फौरी बाद, चंद दिनों बाद वो फौत हो गया. इसलिए उसे कहा जाता है कि जो डेथ डुअल है, उसका जो आखिरी खुतबा था वो उसके अपना फ्यूनरल ही था. उसने अपनी वो फ्यूनरल प्रेयर जो होती है, ठीक है, जो नमाज जनाजा होती है, वो वही अपने बारे में थी, वो उसकी अपनी ही थी जो उसने एक्सप्लेन की थी. ऑलराइट, सो अब हम अगर बात करें जॉन डन्स की एज की, तो हम जैसे वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट उसकी जो एज है वो एलिजाबेथन एज का कुछ पार्ट है और साथ में जैकोबियन जो एज है उसका भी कुछ पार्ट है. अब उस एज के अंदर जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट चल रहे थे, पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा था, satire बहुत ज़्यादा था on religion, on parliament, on you can say on the authorities, ये चल रहा था. डिके, डिसइंटीग्रेशन, सोसाइटी जो थी वो टूट फूट का शिकार थी, मॉरल डेकेडेंस का शिकार हो रही थी, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन हो रही थी, ठीक है, कंफ्यूजन का शिकार था. ख़ास तौर पे जो रिलीजन जो था ना, ठीक है, उसके बड़े इश्यूज चल रहे थे. प्रोटेस्टेंट्स था एक तरफ जो था वो कैथोलिक्स थे, रोमन कैथोलिक्स थे. सो देयर वाज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन देम, ठीक है. तो एवरीवन वांट्स टू होल्ड पावर. वो चाहते थे कि ये इख्तियार, ये जो मज़हब का सारा मामला है वो एक फ़िरका संभाले, दूसरा कहता था कि हम संभाल लें. तो डिसइंटीग्रेशन थी, डिके थी, पीपल वर गोइंग अवे फ्रॉम द रिलीजन. ये भी कॉन्सेप्ट था. डिजीज़ एंड डेथ, ठीक है, डिफरेंट वहाँ पे जो बीमारियाँ थी, जो अमवात थी, जो जंगें थी, वो सारी चीज़ें इस यानी कि इस एज का पार्ट है. सो दीज वर द थीम टेकन अप बाय डिफरेंट राइटर्स ऑफ द एज. सो इफ़ वी लुक एट द राइटर्स ऑफ दैट एज, ये जो एज जॉन जन की जो एज है, तो वी विल सी दैट they are they are talking about pessimism, they are writing satire, they are talking about death and decay, they are also talking about religious conflict. तो ये सारी चीज़ें आपको उनकी राइटिंग में नज़र आ रही होंगी, ठीक है. Alright, so John Donne in the beginning was his life was very topsy turvy. In the beginning, uh, he was remained busy in dissipation and roguery, okay, and or he was also busy with secret love making, even busy in elopement, imprisonment. He landed himself to jail because he got married to his boss niece secretly. इसने secretly शादी की अपनी बॉस की नीस के साथ,
ठीक है, सीक्रेटली, सो दैट लैंडेड हिम टू जेल, जिसकी वजह से इसको जेल जाना पड़ गया। तो ये इसकी बिगिनिंग है, इसका आप कह लें कि इसकी अर्ली जो लाइफ है वो इस तरह की थी। बट ही लेटर टर्न्ड अ सेंटली डिवाइन, लेकिन एंड पे क्या होगा, एक सेंट बन गया, एक प्रीचर बन गया, प्रीस्ट बन गया, ठीक है। और फिर ये क्या, एक मुकम्मल तौर पे मजहबी शख्स बन गया, और एक वक्त आया कि इसको जो सेंट पॉल कैथीड्रल था उसका डीन लगा दिया गया। इतना ये पायस और इतना सेंट इसकी फिगर इसने अपने आप को प्रेजेंट किया, ठीक है। तो देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज लाइफ, के इन द बिगिनिंग he was indulged in every worldly activity, but later on, in the later part of his life, he became a saint, and he started preaching. He even he started preaching the biblical concepts or text, बाइबल को इसको इसने सिखाना शुरू कर दिया। एंड जो एक मज़हब का एक कॉन्सेप्ट होता है, लोगों को दुनिया की हकीकत के बारे में बताना और लोगों को दीन की तरफ लेके आना, ये फिर इसका आप कह लें कि ये इसका जो था वो कन्वर्सेशन यही हुआ करती थी, ठीक है। तो टिपिकल जो एक आप कह लें एक आलम या एक मौलवी जो का कॉन्सेप्ट होता है, तो ही टर्न इनटू दैट पर्सनालिटी persona, ठीक है। ओके, एज ही वाज बोर्न इन रोमन कैथोलिक, तो ये जो था वो रोमन कैथोलिक था, ठीक है। और ही earlier, as I have told earlier, that he in the beginning he questioned the grounds of his faith को उसने question किया, he was a bit agnostics, he didn't believe in God or religious text, all right. And he also questioned the sanctity of the text and God, इसने मतलब क्वेश्चन थे, एग्नोस्टिक्स था, यानी कि शक व शुबहात का जो ना वो मालिक था, जो शक करता था कि यार चीज़ें ठीक नहीं है, यार दीन क्या है, ये सारा कुछ ठीक है। बट लेटर एट द एज ऑफ 19 ही स्टार्टेड स्टडिंग थियोलॉजी इंटेंसिवली, इसने बड़ी डीप डाउन जाके मजहब को स्टडी करना शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, आफ्टर इंटेंस स्पिरिचुअल स्ट्रगल, ज़िंदगी के अंदर कुछ वाक़यात हुए, कुछ चीज़ें हुई, ठीक है। और फिर इसने रियलाइज़ किया, और इसके ऊपर ये एक कह लें यूरिका मोमेंट थी, ठीक है। इसके ऊपर रिवील हुआ, आश्कार हुआ कि दैट रिलीजन इज़ द ओनली सॉल्वेशन, ठीक है। कि जो मज़हब है, जो क्रिश्चियनिटी है या मज़हब जो भी है, ठीक है, दैट्स द ओनली सोल्यूशन फॉर माई प्रॉब्लम, दैट इज़ द ओनली रेमेडी। इसने यहाँ लिखा भी है, एक जगह इसने लिखा है कि आई एम द मैन दैट कैनॉट डिस्पेयर सिंस क्राइस्ट इज द रेमेडी। So after everything revealed upon him, so he got the idea that the Christ or religion is the only remedy, कि जो खुदा है, जो क्राइस्ट है, जो जीसस क्राइस्ट हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, वही जो है वो हमारी निजात के लिए काफ़ी हैं। तो मतलब अब देखिए कितनी आप कह लें किस तरह की पिक्चर है, कि पहले वो बिगिनिंग में क्या था और एंड पे उसके क्या ख्यालात हो गए। एंड ही इवेंचुअली गेव हिज टोटल सर्विस टू इंग्लिश चर्च। और फिर उसने जब ये इसको रियलाइजेशन होगी, ठीक है, इसके ऊपर वो चीज़ें आपके लिए रिवील हो गई, तो फिर देन ही डिसाइडेड टू अपनी जो पूरी जो लाइफ थी उसको उसने फिर इंग्लिश चर्च के लिए प्रीचिंग के लिए एज ए प्रीस्ट जो है उसको वक्फ कर दिया, डिवोट कर दिया अपनी लाइफ को। ओके, नाउ ही वाज अ रीडर, इसकी एक कुतुब भी नहीं करता था, ठीक है। बाइबल पढ़ता था, पढ़ाता था, ठीक है। और पढ़ा लिखा शख्स था। ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एंड लिंकन इन कॉलेज। आपको पता है इसका लॉ का भी इसका कॉन्सेप्ट मेरे को पता था, ठीक है। तो ही वाज अफेक्टेड बाय द ग्रोइंग साइंटिफिक एंड philosophical doubt in the 17th century. So what was happening in 17th century, he was affected by those concepts, either whether they are scientific concept or philosophical concepts, तो वो सारी फिलोसफी से ये अफेक्टेड था, यानी इसके ऊपर उसका फिलोसफीज का इन्फ्लुएंस था। सो दो दुनिया है, ठीक है, उसकी डॉन्स की आंखों में, डॉन की आंखों, वो क्या है, द वर्ड इज डॉन्स आइज वाज सिक, द वर्ड इज सिक, हार्मनी इज गॉन, proportion is gone, beauty is gone, order is gone, there is little to do but wait for final dissolution,
ठीक है, कि दुनिया जो है, जैसे हम नहीं होता है कि जब कोई शख्स जो है, जब कोई लेट्स से कोई आलिम है, मौलवी है, तो जब वो एक्सप्लेन करते, वो कहते हैं दुनिया जो है इसका कोई कीमत नहीं है, वक़्त नहीं है, दुनिया डिसइंटीग्रेट हो गई है, मोरल वैल्यूज़ कोलैप्स कर गई हैं, इसके अंदर कोई तरतीब नहीं है, ठीक है, उसके अंदर कोई हार्मनी नहीं है, यूनिटी नहीं, इक्विटी नहीं है, इंसाफ नहीं है। तो बिल्कुल यही जिस तरह के कॉन्सेप्ट उस दौर में भी थे। तो इसकी नज़र में दुनिया जो है वो जो है वो फ़ानी है, और दुनिया के अंदर हार्मनी ख़त्म हो गई है, प्रोपोर्शन ख़त्म हो गया है, ठीक है। और ये प्रोपोर्शन, ये ऑर्डर, हाउ कैन वी अचीव दैट ऑर्डर, हाउ कैन वी अचीव दैट हार्मनी, और उसने वो बता दिया, और दैट क्राइस्ट इज द ओनली रेमेडी। इफ वी बिकम रिलीजियस पीपल, प्रैक्टिसिंग रिलीजियस पीपल, देन वी कैन ब्रिंग बैक दैट हार्मनी और ऑर्डर इन दिस सोसाइटी। और जो ब्यूटी है, जो रियल ब्यूटी है, जो एक्चुअल स्पिरिचुअल ब्यूटी है, ठीक है, वो भी वापस आ सकती है। ये इसका कॉन्सेप्ट था। दिस वर्ल्ड एंड दिस लाइफ इज़ नथिंग। अगेन ये जो दुनिया है, उसका कॉन्सेप्ट था कि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एट द लाइफ आफ्टर डेथ ऑल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, so the real life will be started after the death. All right, so death is the culmination uh, towards next life. यानी जो मौत है वो वो इख्तिताम में ज़िंदगी नहीं है, वो तो ज़िंदगी का आगाज़ है। ऑलराइट, तो जिसका भी यही कॉन्सेप्ट था, और उस मौत के बाद सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ऑल दी हॉरर्स ऑफ एग्जिस्टेंस इज डिकेइंग एंड ट्रबल्ड वर्ड विल बी रिमूव्ड। ठीक है, तो जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी परेशानियां हैं, दे आर रिलेटेड टू लाइफ। व्हेन वी डाई, दीज प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्ड विल बी ओवर। तो जितनी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये जितनी भी परेशानियां हैं, ये मौत के बाद ख़त्म हो जाएंगी। ये इसका वर्ड व्यू था। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू लुक एट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ अबाउट लव, तो अर्ली जो स्टेज थी, जो अर्ली कॉन्सेप्ट था, ठीक है, यू नो, वी कीप चेंजिंग आवर कॉन्सेप्ट्स। In the beginning, we have different concepts or views or opinions, but later, with the passage of time, we keep changing our concepts, and we keep changing our views and opinions after learning or after going through some experiences. The same is the case with John Donne. In the beginning, he has different views, but in the later life, his views were totally different. He actually his experiences and his studies of theology changed him, और एक complete revolution और ट्रांसफॉर्मेशन नजर आई इसके कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो बिगिनिंग के अंदर इसका जो कॉन्सेप्ट था कि वो कैसा लव इज एन एनिमल अफेयर, ये इसका कॉन्सेप्ट था बिगिनिंग में। and it's all about flesh and sensation, pleasure, happiness, ये था भी एनिमल अफेयर है। और फिर उसने क्या बात की अपनी अपनी व्हेन वी स्टडी हिज सॉनेट्स, तो उसके जो सॉन्ग्स हम पढ़ेंगे, लव पोएम्स पढ़ेंगे, सो वी विल सी कि उसने जो एनिमल अफेयर है, जो लव को एनिमल अफेयर कहता है, इसको वो एक्सप्लॉइट करेगा, एक्सपोज करेगा, वो आप देखेंगे, और कहेगा कि ये जो लव है ना, इसकी ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये वैरायटी है इसके अंदर। अनफेथफुलनेस का जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्पेशली विमेन के बहुत खिलाफ है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। When Dunn entered his married life, there was a change in his attitude. लेकिन later in his life, when he become married himself, फिर इसको एहसास हुआ that love is not an animal affair। तो फिर उसने कहा कि लव इज़ अ परफेक्ट यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड, कि फिर जो मोहब्बत है वो बॉडी एंड माइंड का एक परफेक्ट यूनियन है। देन ही रियलाइज्ड, okay, John, if we talk about John's poetry, so his songs and sonnets are very famous। कुछ सॉन्ग्स हैं इसके, लव पोइम्स हैं, सॉनेट्स हैं जिसमें हॉली सॉनेट्स हैं, जिसमें उसने जो रिलीजन को जो है ना वो टारगेट किया हुआ है, उसको हाईलाइट किया है। सो सॉनेट्स आर बेसिकली आर रिलीजियस sermons in poetic form, और जो सॉन्ग्स हैं उसके अंदर he has used different topics, different subjects। लव है, साइंस है, फिलोसफी है, डिफरेंट चीज़ों के अंदर उसने कलमकारी की है सॉन्ग्स के अंदर। लेकिन जो सॉनेट्स हैं उसके अंदर उसने रिलीजन, लाइफ आफ्टर डेथ, और राइट,
क्रिश्चियनिटी, इन टॉपिक्स को उसने हाईलाइट किया हुआ है। यानी जो सॉनेट्स है उसके वो रिलीजियस पोइट्री है, और जो सॉन्ग्स हैं वो सेकुलर पोइट्री है, सो वी कैन से दैट। ओके, उसने लव के मुतालिक, ही वाज फॉर एंड अगेंस्ट लव एट द सेम टाइम। समटाइम ही टॉक्स अबाउट लव इन अ वेरी टेंडर मैनर, इन अ लविंग वे, बट एट टाइम्स ही टॉक्स अबाउट लव सिनिकली। वो तो लव के खिलाफ भी है, और कभी कभी लव के साथ भी लव की बात भी करता है, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे उसकी पोइट्री में कि कब वो लव के खिलाफ है, या लव को उसने किस किस पराये में के अंदर बयान किया, इसको हम उसको उसकी पोइट्री में देखेंगे। ओके, सिनिसिज्म, ही इज फेमस फॉर सिनिसिज्म अगेंस्ट वुमेन, और वो उसका कॉन्सेप्ट है कि ट्रू एंड फेयर वुमेन, फेथफुल वुमेन इज अ मिथ, यू कैन नॉट फाइंड अ फेथफुल वुमेन। सो ही हैज क्वेश्चन द इनफिडेलिटी ऑफ द वुमेन, कि औरतें खवातीन, जो इसका कॉन्सेप्ट है जॉन का, ठीक है, कि लॉयल खतून जो है वो एक मिथ है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड डोंट जज वुमेन बाय हर टीयर्स, और उसके जो आंसू हैं उस पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, ये जॉन डन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो ही इज ऑफ द व्यू दैट वुमेन tears are just crocodile tears, you know, crocodile tears, fake tears, and you don't believe uh, on her tears। तो उसको कोई भी उसके, यानी जब वो रो रही हो, जब वो आंसू बहा रही हो, तो उस वक्त उनके आंसुओं की वजह से उस पर यकीन नहीं करना, मतलब दिस इज व्हाट ही बिलीव्स। ऑलराइट, और ये जो इस पे भी हम पढ़ेंगे भी कि दैट्स वेरी नेगेटिव कॉन्सेप्ट, नेगेटिव स्टेटमेंट अगेंस्ट वुमेन, एक मिसोजिनिस्टिक व्यू है, औरतों से नफरत का एक आप कह लें कॉन्सेप्ट है, कि ऐसा नहीं हो सकता, दैट यू कैन नॉट फाइंड फेथफुल वुमेन, ये इनका अपना एक कॉन्सेप्ट है। बहरहाल इसकी वो हम क्रिटिसिज्म भी पढ़ेंगे when we discuss his poetry। Okay, he holds that nature love is the union of soul and body, ये हम बात कर चुके हैं। When he got married, he realized that love is the perfect union of soul and body. Love is not an animal affair. He later on realized that concept, and he has mentioned somewhere, our two souls therefore which are one, so the two souls they become one, that is the perfect union of love। So love makes you love makes one couple or two people one, ये बाद में इसने ये इसका कॉन्सेप्ट है। और सो आइडियलिज्म एंड सिनिसिज्म गो हैंड इन हैंड, मतलब उसका वो कहीं कहीं अब लव को आइडियलाइज करता है, कहीं कहीं वो लव को क्या करता है, उसके अगेंस्ट बात करता है। कभी वो औरत को आइडियलाइज करता है, कभी वो उसके बाद के अगेंस्ट काम करता है, तो ये को एग्जिस्ट करते हैं उसकी पोइट्री में। when eulogizing a woman he tells us very little about her physical beauty, ठीक है। तो ये जो अगर if he talks about women, तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है, ठीक है। उसके साथ जो चीज़ें अटैच हैं उसके साथ बात करता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के मुतालिक बात नहीं करता। his interest lies in dramatizing and illustrating the state of being in love। एक्चुअली जो स्टेट है, जो हालत है being in love, he actually exposes and dramatize that state, और वो ड्रामाई अंदाज के अंदर उसकी पिक्चर पेंट करता है कि व्हाट इट फील्स लाइक व्हेन यू आर इन लव। तो जो उसकी हालत है उसको वो एक्सप्लेन करता है उस अपनी पोइट्री में। ओके, हॉली सॉनेट्स जो है, ये सॉनेट्स हैं, एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दे आर प्योरली टॉक्स अबाउट रिलीजन। तो उसके अंदर वो ही एक्सप्लोर्स लव फॉर गॉड, खुदा से मोहब्बत को एक्सप्लोर करता है। he also depicts doubt, fears, sense of spiritual unworthiness, यानी जो जो स्पिरिट है, जो स्पिरिचुअल है, जो रूहानी मामलात हैं, उनको भी वो एक्सपोज करता है। ट्रांजिटोरीनेस ऑफ दिस वर्ड, that this word is not permanent, that's his theme। the fleeting nature of physical joy and earthly happiness, that कि ये जो फिजिकल ब्यूटी है, फिजिकल जॉय है, ये जो दुनियावी खुशी है, that is not permanent, ठीक है। ये दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। the pettiness and insignificance of the man, so the relationship of man in this world, वो क्या, वो petty है, वो insignificant है। the life in this world is insignificant, the real life is the life after death। words as vanity of the vanities, कहता है कि दुनिया जो है वो एक, आप कह लें एक वैनिटी कहते हैं,
कि नेगेटिव चीज़ है, ठीक है, एक यानी कि नथिंगनेस है, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, विदाउट एनी वैल्यू है, ठीक है। तो इस ये दुनिया जो है वो फानी है, ख़त्म होने वाली, तो दुनिया को उसने ऐसे एक वैनिटी कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको उसकी रिलीजियस पोइट्री में जो हॉली सोनेट्स में मिलेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे, 2 हमारे सिलेबस में शामिल है। Okay, if we talk about John Donne sermons, there are than 160 sermons he delivered in his lifetime. So he illustrates his mastery of prose. तो वो क्योंकि वो prose है, वो एक speech है, वो नसर है. So his sermons are full of intellectual beauty, witty and deep moving. वो बड़े जो उसके जो sermons हैं वो बड़े आप कह लें कि witty remarks उसमें दिए गए हैं, deeply moving. After reading his sermon, you actually feel the intensity of his conversational words. आप फील करते हैं कि यार इस वो जो कहना चाह रहा है वो कितने उसकी इंटेंसिटी को आप फील करते हैं. एंड ही एक्सप्लोर्स बेसिकली एक्सप्लोर द टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो उसूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं क्रिश्चियनिटी के, ही हाईलाइटेड दोज प्रिंसिपल इन हिज पोइट्री, ठीक है. और ही डिडंट टॉक अबाउट एनी थियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स इन हिज पोइट्री, इन हिज सर्मन्स. और जो लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो इख्लाफात होते हैं, उसके मतलब इसने कोई बात नहीं की है. Okay, he brilliantly analyzed biblical texts and applied them to contemporary events. तो उसके जो खुतबे होते थे, they were very contemporary. He whatever happens in that time, so he actually you can say dissect that problem or issue or event, and he tries to find a solution in the biblical text in the Bible. तो हर प्रॉब्लम का, हर चीज़ का, जो भी प्रॉब्लम आ रही होती थी उस वक्त, तो क्या करता उसको एनालाइज करता उस प्रॉब्लम को, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन इन द बाइबल, ठीक है, क्योंकि क्राइस्ट इज द ओनली रेमेडी फॉर हिम, फॉर जॉन डन. सो दैट्स व्हाई ही ट्राइज टू एक्सप्लेन दैट इवेंट इन द लाइट ऑफ बाइबल और बिब्लिकल टेक्स्ट. तो वो हर चीज़ को बाइबल के साथ रिलेट करता. ओके, सो द पावर ऑफ द सर्मन ड्राइव्स फ्रॉम देयर ड्रामेटिक इंटेंसिटी. उस जो वो बात करने का जो अंदाज था उसका बड़ा ड्रामाई था. कैंडिड पर्सनल रेवलेशन, इस तरह गुफ्तु करता, क्लियर वाज़ेह तौर पे, और पोएटिक रिदम पाया जाता था उसके अंदर, एंड स्ट्राइकिंग कंसीट्स, ठीक है, यानी वो मिसालें बड़ी अच्छी देता था, यानी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, मजहबी और रिलीजियस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो डिफरेंट एग्जांपल्स दुनिया की से साथ उसको को रिलेट करके उनको एक्सप्लेन करता था. दैट्स व्हाई इसके जो सर्मन्स हैं दे आर वेरी फेमस. Okay, if we now you have got a fair idea about John Donne and about his concept of love and religious concept, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया है. अब हम देखते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है. So let's talk about metaphysical poetry. All right, so basically metaphysical poetry was chiefly uh, famous in 17th century England. जो 17th century थी इंग्लैंड में, उसके अंदर ये पोइट्री जो थी वो फेमस हुई, और ये बड़ी इंटेलेक्चुअलाइज्ड पोइट्री थी. ऑलराइट, यानी इंटेलेक्चुअली इसको बयान किया गया. अच्छा, अब मेटाफिजिकल पोइट्री पता कैसे चलेगा दैट दिस इज द पोइट्री दैट वी कॉल मेटाफिजिकल. तो उसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर बोल्ड एंड इंजीनियस कंसीट्स का इस्तेमाल हुआ है, मेटाफोरिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, और मेटाफर्स भी ऐसे इस्तेमाल किए गए दैट आर वेरी डिसिमिलर आइडियाज आर कोरिलेटेड और लिंक्ड, यानी ऐसे चीज़ें जिनका आपस में कोई लिंक नहीं बनता, उनको इन्होंने ज़बरदस्ती इंटेलेक्चुअल अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उनको आपस में उनका एक लिंक डेवलप करने की कोशिश की गई. प्ले ऑन वर्ड्स, ठीक है, अल्फाज के ऊपर यानी पन का इस्तेमाल किया, कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल किया है, इंट्रिकेट साइकोलॉजिकल एनालिसिस. ऑलराइट, ये भी आपको मिलेगा इनकी पोइट्री के अंदर, कि साइकोलॉजिकल एनालिसिस आपको मिलेगा कैरेक्टर्स का, कॉन्सेप्ट्स का, डिफरेंट कंडीशंस का, स्टेट्स का.
और जो इमेजरी और जार्गन इन्होंने टेक्निकल लैंग्वेज जो इस्तेमाल की है इन इस पोइट्री, वो क्या किया, दे हैव टेकन दोज आइडियाज और jargon from law, philosophy, physiology, mathematics, geography, etc. तो डिफरेंट जो साइंटिफिक जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर से इन्होंने जो है वो कॉन्सेप्ट्स लिए हैं और उनको अपनी पोइट्री में इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी मेटाफिजिकल पोइट्री की एक करेक्टरिस्टिक है कि उन्होंने इमेजरी और जार्गन्स का इस्तेमाल डिफरेंट फील्ड से लिया हुआ है। ओके, लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स एंड सटल थॉट। जो ख्यालात हैं दे आर नॉट इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल, दो द लैंग्वेज इज वेरी डायरेक्ट और इजी और क्लोकियल, बट द कॉन्सेप्ट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड सटल थॉट्स आर गिवन। यानी जुबान अगरचे इन शायरों ने मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर लैंग्वेज क्लोकियल इस्तेमाल किया, डायरेक्ट लैंग्वेज इस्तेमाल की है, कॉमन लैंग्वेज इस्तेमाल की है, लेकिन जो थॉट है ना, जो थॉट इस्तेमाल की गई है वो कॉमन नहीं है, वो क्लोकियल नहीं है। ठीक है, वो क्या है, वो डिफरेंट है, वो सरप्राइजिंग है, वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एंड वी नीड वी वी हैव टू पुट अ लिटिल एफर्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट थॉट, इन ऑर्डर टू कैच दैट ट्रेन ऑफ थॉट। उस ख्याल को पाने के लिए, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा उसको समझना पड़ता है, उस उन अल्फाज को, अगरचे अल्फाज बड़े आसान होते हैं। ठीक है, ये इनकी खूबसूरती है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पैराडॉक्स, तो जो ऑपोजिशन है, जो क्या कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बड़े दिए गए हैं इसके अंदर। अभी हम पढ़ते हैं इसकी जो गो एंड कैचिंग अ फॉलिंग स्टार, इसकी फर्स्ट लव पोइम है, उसको हम पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा पैराडॉक्स कैसे इसने इस्तेमाल किए हुए हैं। तो पैराडॉक्स क्या होता है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है जो अपेरेंटली हमें कॉन्ट्राडिक्शन लग रही होती है, बट एट द डीपर लेवल इफ वी डाइसेक्ट दैट स्टेटमेंट तो हमें समझ आती है कि नहीं, ये ठीक कहा, बात ठीक कही गई है, इट मेक्स सेंस, इट डज मेक सेंस। colloquial language, so when we look at the language of the poetry और diction अगर हम देखें पोइट्री का, मेटाफिजिकल पोइट्री का, तो हमें से बड़ा सिंपल सा लगेगा, को बहुत लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई कह लें कि मिडल इंग्लिश इस्तेमाल नहीं की गई है, कोई फिलोसॉफिकल चेंज इसमें नहीं है, कोई हाई फ्रीक्वेंसी सॉरी लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स नहीं है, बहुत मुश्किल अल्फाज नहीं है, सिंपल सिंपल डायरेक्ट हैं अल्फाज, द रिदम ऑफ विच ड्राइव्स फ्रॉम लिविंग स्पीच। ऐसे लगेगा कि जैसे गुफ्तगू हो रही है, यानी पोइट्री का कोई खास फॉर्म और शेप नहीं, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जी इसमें ए बी है, ए बी सी डी जो भी है, एक राइम स्कीम होती है। So you don't find that kind of rhyme scheme or rhythm in the poetry. It seems like a speech, a conversation. लेकिन उस कॉन्वर्सेशन से भी आपको शायरी का रंग नजर आएगा। ठीक है, तो ये इनकी खूबसूरती, ये भी इनकी पोइट्री में चीज़ें पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम जब इसकी पोइट्री पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, इन हिज पोइट्री सेंसिबिलिटी इज ब्लेंडेड विद फिलोसफी। अगर यानी प्लेजर और फिलोसफी को उसने ब्लेंड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस जो है, अगर उसने या जॉय या लव को की बात की है तो उसको फिलोसॉफिकल वे में बयान किया है, यानी उसको थोड़ा सा उसने सटल बना दिया है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं किया, थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है, यानी कॉन्सेप्ट तो सिंपल है लेकिन उसको उसने फिलोसॉफिकल कलर दे दिया, फिलोसफी का कलर दे दिया। पैशन विद इंटेलेक्ट, तो उसकी पोइट्री में आपको पैशन नजर आएगा लेकिन उसके अंदर इंटेलेक्ट का एलिमेंट भी होगा, यानी अगर कोई जो अगर लव को बयान की गई तो उसमें रीजन और लॉजिक भी नजर आएगी। अगर उसने किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो उसके साथ वो रीजन लॉजिक भी नजर आएगी। कॉन्ट्ररीज, ये हमने बात की है कि कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत ज्यादा हैं, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और जो उसके हॉली सोनेट्स हैं, ठीक है, दे आर प्रोफाउंडली टच्ड विद रिलीजियस थॉट्स। और जो हॉली सोनेट्स हैं, ये हमने बात कर ली कि वो उसके अंदर रिलीजियस थॉट्स को हाईलाइट किया गया है। ओके, थैंक यू सो मच। अब जो बाकी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।